हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है अरोमेटिकसिटी के बारे में है। अरोमेटिकसिटी के किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अरोमेटिक करैक्टर है या नहीं है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो कई हो सकते हैं, मतलब जिसमें साइकिल बन रहा हो इस टाइप का या इस टाइप। दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन होता है जो सीधा सिंपल चेन की फॉर्म में होता है, कोई भी आपस में बना के वो साइकिल नहीं बना रहा होता। और एक स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि ओपन नहीं होता, जैसे ये स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो अरोमेटिक है या नहीं है, अरोमेटिकसिटी होती क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ये अरोमेटिकसिटी की जो है वो सिंपल डेफिनेशन करें तो वो ये होती है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ले रहे हैं तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा, इस तरह से नहीं होगा, इसमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इस तरह से कम्प्लीटली फिल्ड इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अगर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो अरोमेटिक नहीं है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ के साइक्लिक स्ट्रक्चर के अरोमेटिक होने का, वो ये है कि उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से उसमें करैक्टर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले उसका प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो एक प्लेन में नहीं होते, जो प्लेनर नहीं होते, इसमें कोई बांड छोटा होता है, कोई बांड बड़ा होता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर जो है इस तरह का वो कभी भी अरोमेटिक नहीं होगा। स्ट्रक्चर सिर्फ वो अरोमेटिक होगा जो एक प्लेन में होगा और उसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ है वो सारी सेम हो। अगर सेम होंगी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ, सारी जो रिंग है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, ये सारी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम होगी तो वो स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल प्लेनर रेगुलर स्ट्रक्चर होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, अरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और अगर कोई बॉन्ड छोटा है, कोई बॉन्ड बड़ा है और उसमें एंगल स्ट्रेन आ रहा है, एंगल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट एंगल आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लूज एंगल आ रहा है, बहुत लूज स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, साइक्लिक है पर लूज पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा कि ये क्या स्ट्रक्चर है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी एरोमेटिक नहीं होता। उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ना उसका एंगल बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना उसका एंगल बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए, और ना ही उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होना चाहिए इरेगुलर टाइप का, बल्कि रेगुलर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, तब वो अरोमेटिक होगा। उसके बाद है ईच एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। अब इसका क्या मतलब है? ईच एटम का मतलब ये है कि इसमें सारे एटम जो हैं वो रिंग के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज होने का क्या मतलब है कि उस जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रही हो। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रही हो और उसका एक जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो, बाकी जो है वो 3 बॉन्ड बन रही हो और एक अनहाइब्रिडाइज्ड हो और वो पाई बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रिंग है उसमें ये जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना रही, वो CH3। यहाँ जो है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारी CH2 है, पर यहाँ जो ये वाला कार्बन है ना वो है CH3। और हमें पता है CH2 जो होता है एल्कीन में, जो बॉन्ड होता है CH2 का, ये जो बॉन्ड होता है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वी नो डैट कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस कार्बन के अंदर भी जो रिंग है, ये जो रिंग है, इसमें बाकी सारे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है, पर ये वाली कार्बन CH3 है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो वो कभी भी अरोमेटिक नहीं होता, लेकिन ये अरोमेटिक बन सकता है अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो वो दोबारा यहाँ पे जो बन जाएगा वो CH2 बन जाएगा, जैसे बाकी सारी रिंग पे CH2 है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। जो आपका कार्बोकैटायन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को एरोमेटिक बनाने के लिए कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं। अब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सारे, इसका ये मतलब है कि सब में एक ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो अनहाइब्रिडाइज है, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सारी रिंग के अंदर एक जो ऑर्बिटल है वो इस तरह करके है,
इस तरह करके अनहाइब्रिडाइज उसने किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं की और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने शेल को पूरा कर सकता है। तो क्या होगा कि पूरी रिंग में इस तरह से अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी रिंग पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उसको एक ऑर्बिटल स्पेस मिल रही है मूव करने के लिए। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड होता तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ वाले अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से यहाँ वाले अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में जंप नहीं करता, क्योंकि उसके पास प्लेस ही नहीं है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के पास प्लेस है, ये सिंगली जो है उस लोन पेयर नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरी रिंग पे डीलोकलाइजेशन करते हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को एरोमेटिक बनाने के लिए, क्योंकि जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है कि उसमें डीलोकलाइजेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होनी चाहिए। उसको सिमेट्रिकल होना चाहिए, उसको प्लेनर होना चाहिए, उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए हर कार्बन की। और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगी तो तब क्या होगा, ना तो एंगल बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा, ना ही एंगल बहुत ज़्यादा लूज बनेगा। उस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरी रिंग में जो क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो ना बहुत ज़्यादा टाइट होगा ना बहुत ज़्यादा लूज होगा, बैलेंस्ड होगा, स्टेबल होगा। तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक होने की एक जो है वो रूल है, इसको ओबे करना लाजमी है। अब हमने ये देखा कि हमारा हम किसी चीज़ को हम निकाल के भी उसको केटाइन बना के भी हम उसको बना सकते हैं एरोमेटिक, उसको एनाइन बना के भी एरोमेटिक बना सकते हैं। मतलब वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे एरोमेटिक आयंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि न्यूट्रल ही हो, एरोमेटिक केटाइंस भी होते हैं, एरोमेटिक एनाइंस भी होते हैं। बस अगर वो ये सारी चीज़ें जो है जो मैंने आपको बताई हैं वो पूरी कर रहा हो, रेगुलर स्ट्रक्चर हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हों, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही हो, तो इट विल बी एरोमेटिक, चाहे वो केटाइन हो चाहे वो एनाइन हो। अब ये एक और रूल है हमारे पास, वो रूल है कि उसको हकल रूल जो है वो ओबे करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हकल रूल होता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन, कि उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नंबर के अकॉर्डिंग आने चाहिए। अगर हम उसको 4n नंबर के अकॉर्डिंग कभी नहीं आना चाहिए। 4n होता है, अगर वो 4n रूल फॉलो कर रहा है दिस मीन वो हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। हकल रूल है 4n+2। 4n रूल का मतलब ये है कि 4 के टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, 4 के टेबल में आते हैं 4 1 4, 8, 16, 20, मतलब जितने भी 4 के टेबल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसे कि ये जो नंबर है, अगर ये नंबर कोई भी नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम गिने, तो अगर इन नंबर में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, इट वोंट बी एरोमेटिक। एरोमेटिक तब होगा जब हम इस नंबर में +2 कर दें, +2 +2 +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, +2 करेंगे तो कौन सा नंबर आ रहा है, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 12 + 2 14, 18, 22। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इट विल बी एरोमेटिक। और अगर नहीं आ रहे, ये वाले आ रहे हैं 4, 8, 12, 16, 24 के टेबल वाले नंबर आ रहे हैं, एन यहाँ पे क्या है, एन इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, कौन से शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें कोई भी नंबर आ सकता है 4n में, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमने ये n का हमें बाद में पता चलता है, हमें n का पता नहीं चलता, सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हम गिनते हैं कि कितने हैं टोटल। तो अभी जो आपने समझना है वो ये समझना है कि 4 के टेबल वाले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आने चाहिए, वरना वो एरोमेटिक नहीं होगा। कौन से आने चाहिए, 4n+2, 4 के टेबल जो आ रहा है उसमें +2 करके जो नंबर आएगा वो अगर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अब ये आप कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और n का भी मैं बताती हूँ कि n का हमें बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन लें, कॉमन एरोमेटिक है ये हमारा कंपाउंड, तो
इसके अगर पाई नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो हम कर लेते हैं। हर बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें 3 पाई बॉन्ड है। तो हर बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने आपको बताया था जो इस नंबर में आ रहा होगा 6 10 14 18 22, तो वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो हम ये कहेंगे कि बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है। और अब हमने देखना है कि अच्छा ये एरोमेटिक तो है, तो ये कौन से नंबर ऑफ शेल्स में, किस शेल क्वांटम नंबर क्या है उस शेल का जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि एन का पता कैसे चलता है। 4n + 2, टोटल हमने गिने कितने आ रहे हैं? 6। तो अब कौन से नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को कि 6 आए? ऑफ कोर्स 1 के साथ। ये साइड और ये साइड इक्वल आनी चाहिए ना, तो ये 6 6 इक्वल हो जाता है। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करके, जब हकल रूल के अकॉर्डिंग वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ये सब सारे हकल रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मतलब 4 के टेबल में जो आ रहे हैं उसमें +2 करके जो भी नंबर आ रहा है वो हकल रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो उसको हम करके अगर हकल रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है। और उस वैल्यू को पुट करके हम ये भी देख सकते हैं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस क्वांटम नंबर के शेल में पड़े हुए हैं। 1 के में पड़े हुए हैं, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। बेंजीन के केस में वो क्वांटम नंबर 1 के शेल में पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर वो हकल रूल को ओबे कर रहे हैं तो इट विल बी एरोमेटिक। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये देखना है कि जब वो यूवी लाइट अब्जॉर्व करे तो वो हायर वेवलेंथ में अब्जॉर्व करे। हायर वेवलेंथ में कब अब्जॉर्व करता है? इसमें ये होता है कि जब आपका ये देखें, ये पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो उसके पाई जो है वो पाई स्टार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई और पाई स्टार होता है ना, इसमें ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये होता है कि जब कोई लाइट जो है वो फेवरेबल वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करती है तो अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बॉन्डिंग में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जंप करना है वो बहुत इजी है बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में, और बल्कि एक शेल से दूसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में ही देखेंगे। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, कॉन्जुगेशन होने की वजह से, कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगी, बहुत ज़्यादा जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी वहाँ पे उतनी ही हमें लेस एनर्जी चाहिए होगी अब्जॉर्ब करने के लिए, और बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में जंप करवाने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए होगी। कॉन्जुगेशन अगर ज़्यादा हो तो एनर्जी कम चाहिए होती है, और एनर्जी अगर कम चाहिए हो तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? लॉन्गर हो जाती है। बिकॉज एनर्जी और वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो जितनी हमें कम एनर्जी चाहिए होगी बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी ही उस लाइट की एनर्जी कम चाहिए तो उसकी वेवलेंथ लंबी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ यूज़ होगी। तो अगर लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब हो रही है उस रीजन में तो हमें पता चल जाएगा ये आयन जो है, ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कॉन्जुगेशन है, इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है। तो उसके बाद जो इसमें स्ट्रक्चर आता है आईआर स्पेक्ट्रा, वो सिमेट्रिकल होता है। आईआर स्पेक्ट्रा में क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर आता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से ये स्पेक्ट्रा आता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से, किस वजह से आता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से, कार्बन डबल बॉन्ड, इन सब बॉन्ड्स की वजह से जो है वो स्पेक्ट्रा आता है। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर भी देखें या कोई भी और एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है कि सारा ये स्ट्रक्चर जो है ना, जहाँ जहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना वो सेम है। यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके सेम है, ये इसके सेम है, बिल्कुल सेम वाइब्रेशन होगी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। पूरी रिंग के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक जैसे हैं। तो जब वो एक जैसे हैं तो वो स्पेक्ट्रा भी, जो कि स्पेक्ट्रा आईआर स्पेक्ट्रा आता ही इन बॉन्ड्स की वजह से, तो वो सिमेट्रिकल स्पेक्ट्रा देगा, उसमें प्रॉपर सिमेट्री होगी, मतलब एक जैसा स्मूथ टाइप का स्पेक्ट्रा देगा। तो हमें पता चल जाएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए वो आईआर स्पेक्ट्रा इस तरह का दे रहा है। और उसमें एनएमआर जो होता है, एनएमआर प्रोटॉन की वजह से होता है। एनएमआर सिग्नल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किस तरह के हैं, वो उसका एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग में सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जैसी हैं, सारी CH2 हैं। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, और उनका इन्वायरमेंट भी सेम है। अगर इस CH2 के इधर CH2 है तो इस वाले CH2 के भी दोनों साइडों पे CH2 है।
मतलब इन्वायरमेंट सेम है, किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ लें उसके नेबर में भी उसी तरह के हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ही है, 3 नहीं है, CH3 नहीं लगा हुआ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, हर जगह डबल बॉन्ड है, हर जगह CH2 है और उसके इन्वायरमेंट में भी वही इन्वायरमेंट है। तो NMR स्पेक्ट्रा जो है वो इसी बेस पे आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की टाइप्स कितनी है, इसमें एक ही टाइप है क्योंकि सारे एक जैसे हैं, और उसका इन्वायरमेंट कैसा है, और इसमें इन्वायरमेंट सबका एक जैसा है, तो इसमें NMR की जो पीक आएगी वो सिंगल पीक आएगी क्योंकि इसमें टाइप्स नहीं है, एक जैसे प्रोटॉन्स है, एक जैसा इन्वायरमेंट है, एक ही पीक आएगी। और अगर इस तरह का NMR स्पेक्ट्रा आए तो हम फौरन कहेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा है। अब इसमें कुछ एजोलिन जो है जिसको नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, वो भी एरोमेटिक होते हैं। बेंजोइड की ना ये रिंग एरोमेटिक है, अगर अलग-अलग लें तो ना ये रिंग एरोमेटिक है, लेकिन जब इनको इकट्ठा करें तो ये एरोमेटिक है। कैसे? इसके अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लें तो वो होंगे, हकल रूल को पहले देखते हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग इसके साथ भी पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है। दोबारा गिन लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रही है पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग का भी पार्ट है, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ये इसके साथ शेयर कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, और हमें पता है हकल रूल में कोई भी 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। अगर हम इसको सेपरेटली लें तो ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब इसके गिन लेते हैं 1 2 3 4 और एक ये जो इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये डबल बॉन्ड बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जो जुड़ा होता है वो शेयर कर रहा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, तो इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है और 7 इसमें है। इसमें 6 इसके अपने हैं और एक जो इसने इसके साथ शेयर किया था वो काउंट हुआ है। 4 इसके अपने हैं और एक जो इसके साथ शेयर किया था रिंग के साथ, ये वाला रिंग के साथ, दूसरी रिंग से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग की वजह से उसका हिस्सा बन जाता है। तो एक में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, दोनों ही जो है वो एरोमेटिक करैक्टर को ऑक्यूपाई नहीं करते, मतलब उसको नहीं वो करते कि वो एरोमेटिक करैक्टर में नहीं आते, ना 7 इलेक्ट्रॉन ना 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कि ये जो रिंग जो है, जाहिर बात है ये दोनों रिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक रिंग पे नहीं होगी, इधर भी होगी। अब देखेंगे सारी रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो क्या करेगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्या करेगा एरोमेटिक करने के लिए, एरोमेटिक जो होता है कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल होता है बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के निस्बत, ठीक है, तो हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगी और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इसने दिए हैं, इसके 6 और इसने लिए हैं, इसके भी 6, 7 से 6, 5 से 6। इस वाले रिंग ने इसको डोनेट कर दिए, जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसने लिए हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह का भी करैक्टर एरोमेटिक में देखा गया है कि वो पहले एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो देने और लेने के बाद वो एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि हकल रूल को वो ओबे करना शुरू हो जाता है। उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6 देने के बाद और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 जो लेने के बाद हुए हैं वो एरोमेटिक करैक्टर को करते हैं, फुलफिल करते हैं, उसके रूल के अकॉर्डिंग है, हकल रूल के अकॉर्डिंग। तो हम इसको बोलेंगे कि ये ओवरऑल जो है वो एजोलिन है, आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन, जो कि अगर हम अलग-अलग हर रिंग को लें तो वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा लें तो वो एरोमेटिक है। उसको हम बोलेंगे नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें डायपोल क्रिएट हो जाता है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से। और ये देखें सबसे पहले इसका जो शेल था वो भी एरोमेटिक करैक्टर को पूरा नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अनकम्प्लीटली फिल्ड था। अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये वाली रिंग कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो दूसरा जो रूल है एरोमेटिक होने के लिए कि कम्प्लीटली फिल्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो भी इसमें फुलफिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बाद। तो ये इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अब फिल हैं, पहले यहाँ पे 7 थे, यहाँ पे 5 थे, अब दोनों में 6 है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट करैक्टर्स जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है, और उसके रूल्स हमने डिस्कस किए, हमने NMR को डिस्कस किया, UV को डिस्कस किया
कि NMR में हमने देखा कि जो सिंगल अगर पीक आ रही है, बहुत ज़्यादा पीक्स नहीं आ रही तो वो अरोमेटिक होगा। IR अगर सिमेट्रिकल स्पेक्ट्रा आ रहा है तो वो अरोमेटिक होगा। और अगर वो लॉन्गर वेवलेंथ के रीजन में UV लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अरोमेटिक है। अगर वो हकल रूल को वे कर रहा है तो वो अरोमेटिक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है, साइक्लिक है तो वो अरोमेटिक है। कम्प्लीटली फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं तो वो अरोमेटिक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अरोमेटिसिटी को डिस्क्राइब करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ask in the comment box and don't forget to like, subscribe and share.